हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज़ के अंतर्गत सबसे पहले महीने यानी जनवरी माह की जो जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स रही है उस पर चर्चा करते हैं। ये सबसे पहला भाग है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और क्रम से जो है हम बढ़ते चले जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यानी इसकी जो क्या चर्चा में रहा था इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, बात करते हैं यहाँ पर चर्चा में क्यों रहा। पहले तो 1 जनवरी 2026 से जो है यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 नए गैर स्थायी सदस्यों ने जो है अपना कार्यकाल शुरू किया है। इसके लिए जो है ये जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है वो चर्चा में बना रहा था। तो इसकी हम बात करते हैं। आइए क्या है इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। इसकी जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी, है ना, ये सब सदस्य बैठे हुए हैं। ये इसका लोगो है। और इसकी अगर इस एस्टेब्लिशमेंट की बात करें 1945 में हुई थी। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। तो देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पर तो यूएनएससी जो है यूएनओ की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, यानी इसका जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है ये इसका संस्था है। और इसका गठन जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही वर्ष 1945 में किया गया था। इसमें बात करते हैं तो यूएनओ के सभी जो 193 यानी 193 देश जो हैं इसमें शामिल होते हैं, जिसमें कुल मिलाकर 15 सदस्य जो है कोर सदस्य होते हैं। इसमें कितने सदस्य होते हैं? कोर सदस्य 15 होते हैं, जिनकी स्थिति इस प्रकार होती है। जैसे 5 जो है वो स्थायी होते हैं और जो है 10 जो है वो अस्थायी होते हैं। अगर स्थायी की बात करें तो देखिएगा, स्थायी सदस्य जो है यूएन परिषद के वे सदस्य हैं जिनके पास में वीटो शक्ति होती है ना। इसके अंतर्गत जो है वो 5 देश कौन से शामिल हैं? देखिए, अमेरिका है, ब्रिटेन है, चाइना है, फ्रांस है, रसिया है। तो ये 5 देश ऐसे हैं जो स्थायी माने जाते हैं, यानी स्थायी सदस्य हैं, और इनके पास जो है वो वीटो की शक्ति होती है। इसी क्रम में अगर हम देखें अस्थायी सदस्य जो होते हैं वो 10 होते हैं। अस्थायी सदस्य की बात करते हैं तो यूएनओ के ये वे सदस्य होते हैं जिनके पास में वीटो शक्ति नहीं होती है, और ये सदस्य जो है यूएन महासभा द्वारा क्षेत्रीय आधार पर 2 वर्षों की अवधि के लिए बारी बारी से चुने जाते हैं। अब ये महासभा जो होती है यूएन जनरल असेंबली जो है, इसके द्वारा जो है 2-2 वर्ष के लिए जो है ये चुने जाते हैं, और इसकी जो है वो मतलब हर 2 वर्ष के लिए जो है इनके बाद में इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अब यहाँ अगर हम देखें हाल ही में तो देखते हैं इसके बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक जो कार्यकाल है जिन 5 देशों का, उनकी बात करें तो पहला पाकिस्तान है। अगर दूसरी की बात करें तो सोमालिया, तीसरा है ग्रीस यानी यूनान, और चौथा है डेनमार्क, और 5वां है पनामा। तो ये 5 देश ऐसे हैं जो कि आने वाली 31 दिसंबर 2026 तक जो है इनका कार्यकाल रहेगा, और ये जो है फिर इसकी जगह नए 5 सदस्य और जुड़ जाएंगे 1 जनवरी 2027 से। अगर हम बात करें यहाँ पर जो अभी हम चर्चा में कर रहे हैं, यानी इसकी हम जो बात कर रहे हैं 1 जनवरी 2026 से जो है 31 दिसंबर 2026 तक 27 तक जो है जिनका कार्यकाल होगा, ये अभी शुरुआत हुई है इनकी। तो वह है आपका 1 नंबर 1 बहरीन है, दूसरा कोलंबिया, तीसरा कांगो गणराज्य है, चौथा लाटविया, और 5वां जो है वो लाइबेरिया है ना। तो ध्यातव्य है कि यूएनएससी की अध्यक्षता स्थायी और अस्थायी सदस्य बारी बारी से एक माह के लिए करते हैं। इसमें कोई स्थायी सदस्य नहीं होता है ना, मतलब अध्यक्ष नहीं होता है। अगर हम बात करें इसके मुख्य उद्देश्य की तो क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? इसका मुख्य उद्देश्य होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को समन्वय रूप से बनाए रखना होता है, और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो है यूएनओ को क्या करता है? उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो ये हमने जो है यूएनएससी के बारे में देखा, और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और समय समय पर जो है चर्चा में बना भी रहता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम यहाँ पर अब हैनले पासपोर्ट सूचकांक की। तो देखिएगा, हैनले पासपोर्ट सूचकांक जो है, अगर हम बात करें 2 जनवरी 2026 को जो है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है 2026 जारी किया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि जो है ये 1 साल में लगभग मान के चलिए 2 बार ये जो है इसका सूचकांक जारी किया जाता है। तो ये जनवरी का सूचकांक है, इसके अनुसार देखते हैं क्या है। तो जनवरी 2026 को जो है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था। इसमें भारत की जो रैंकिंग थी वो 80वीं रैंकिंग थी। अगर हम बात करें हैनले पासपोर्ट सूचकांक है क्या, तो इसको हम देखते हैं। तो हैनले पासपोर्ट जो हैनले एंड पार्टनर्स द्वारा वर्ष में 2 बार सामान्यतः जनवरी और जुलाई में, है ना, हैनले पासपोर्ट सूचकांक जारी किया जाता है। इस सूचकांक का मुख्य उद्देश्य क्या है?
वैश्विक स्तर पर किसी देश को कितने देश में वीज़ा मुक्त अर्थात पासपोर्ट की साख विश्वसनीयता का आकलन करना है। यानी कि इसका मतलब ये होता है, ये ऐसे मतलब सूचकांक जारी करता है, जैसे मान लीजिए हमारा देश भारत है, तो हमारा देश जो भारत है, ऐसे हमारे जो भारत के नागरिक हैं तो वो कितने देशों में जो है बिना पासपोर्ट के बिना वीज़ा के जो है वो क्या कर सकें, यात्रा कर सकें। तो ऐसे कितने जो है हमारे देश हैं, तो उनके जो है एक इस प्रकार से जो है हर प्रत्येक देश को जो है वो रैंकिंग प्रदान की जाती है कि इस देश को जो है इतनी रैंकिंग दी गई। उसका मतलब ये जितनी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं अगर रैंक 1 है तो उसका मतलब ये है वो सबसे ज़्यादा जो है देशों में बिना वीज़ा के जो है वो यात्रा कर सकता है ना। तो इस तरह से अब हमारा देश जो है वो 80वें स्थान पर आता है। इसमें अगर हम बात करें नंबर 1 पर, तो नंबर 1 पर आता है हमारा सिंगापुर और दूसरे पर आता है जापान और साउथ कोरिया। दोनों जो है मिलाकर के दोनों पे दूसरी रैंकिंग प्रदान की गई है। अगर हम 3 की बात करते हैं तो डेनमार्क है, लग्जमबर्ग है, स्पेन है, स्वीडन है। तो ये ऐसे देश हैं जिनको जो है तीसरे स्थान पर रखा गया है। और ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलैंड और फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, नीदरलैंड और नॉर्वे ये जो है चौथे स्थान पर हैं। तो इस तरह से जो है इनको रैंक प्रदान की जाती है। अगर हम बात करें अभी हाल ही में, तो देखते हैं इसको, जो हमारी अभी हमने देखा ना उसकी स्थिति को देखें तो क्या है। इसमें कुल 199 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें विभिन्न देशों की स्थिति निम्न प्रकार रही। जैसे हमने देखा सिंगापुर का प्रथम स्थान, यानी इसका मतलब यह है कि ये जो है यानी इसका पासपोर्ट सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है ना। पासपोर्ट शक्तिशाली का मतलब हुआ कि ये जो है सबसे ज़्यादा देशों में जो है बिना वीज़ा के भी यात्रा कर सकता है। और ये जो है 192 देशों के साथ जो है बिना वीज़ा के यात्रा कर सकता है। उसी तरह से हम बात करते हैं जापान और दक्षिण कोरिया की, तो ये जो है इनको संयुक्त रूप से दूसरा स्थान दिया गया है। और ये जो है 188 देशों की जो है बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। इसी क्रम में अगर हम देखें, भारत जो है हमारा 80वें स्थान पर आया है, जिसके अनुसार जो है हम कह सकते हैं कि हमारे जो पासपोर्ट है उसके द्वारा जो है विश्व के 55 देशों में जो है वीज़ा मुक्त यात्रा की जा सकती है। यानी हमारा जो पासपोर्ट है अगर हम किसी के व्यक्ति के पास में, तो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है 55 देशों में बिना वीज़ा जो है वो क्या कर सकता है, यात्रा कर सकता है, टूर कर सकता है। पिछला अगर सूचकांक की बात करें तो हमारा जुलाई 2025 में जो सूचकांक आया था उसमें जो है 77वां स्थान प्राप्त था, है ना। तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो रैंक है थोड़ी सी यहाँ पर घटी है ना। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन भारत से अच्छे रैंकिंग पर रहा, जबकि अन्य देशों की स्थिति बात करें तो भारत से जो है ख़राब रही है। तो हमारे देश अगर पड़ोसी देशों में बात करें तो चीन ही हमसे बेहतर है, बाकी जो है हमसे ख़राबी स्थिति में है। जैसे बांग्लादेश की देखिए 95 है, नेपाल की 96 है और पाकिस्तान की 98 और अफगानिस्तान की 101 है ना। तो इस तरह से जो है ये हमारी स्थिति नज़र आती है हेनली पासपोर्ट सूचकांक में। तो हमारा कौन सा स्थान रहा है जनवरी के हिसाब से, 80वां स्थान। जब हम जुलाई का रिवीजन देखेंगे तो उसमें कुछ बढ़ करके चेंज हो जाएगा, है ना, देखेंगे। आगे बात करें हम नेशनल पॉलिटिक्स पार्टी यानी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी जो होती है उसके बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है वो समय समय पर चर्चा का विषय बनी रहती है। अगर हम बात करें तो देखिए भारतीय चुनाव आयोग द्वारा अधिकतम सूची जारी की गई है ना, नवीनतम, जिसके जो है अब राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी की संख्या जो है वो कितनी है, 6 है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता हेतु कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं कि राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कौन सी होती है, उसके लिए क्या शर्तें हैं यहाँ पर देखते हैं। अगर कोई दल लोकसभा या विधानसभा में, जो लोकसभा के आम चुनाव होते हैं या विधानसभा के जो आम चुनाव होते हैं उसमें 4 अथवा 4 से अधिक राज्यों में, यानी जब लोकसभा के या विधानसभा के जो चुनाव होते हैं ना तो उसमें क्या होता है 4 या 4 से अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% अगर मत प्राप्त कर लेता है तो, और साथ ही साथ क्या होता है उसे लोकसभा की 4 सीटें भी प्राप्त हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, वो ऐसी स्थिति में जाती है राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी। कहने का मतलब यह है अगर लोकसभा या लोकसभा के और विधानसभा के आम चुनावों में अगर 4 से ज़्यादा जो वैध राज्य हैं उनमें जो है लगभग 6% जो है उनको मत प्राप्त हो जाता है और साथ ही साथ जो है 4 सीटें यानी वो लोकसभा की सीट जीत जाती है, तो वो क्या कहेंगे, राष्ट्रीय स्तर का वो मान्यता प्राप्त मतलब कह सकते हैं पार्टी है। जैसे अगर हम बात करें अपनी समाजवादी पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी बात करें तो वहाँ पर देखिए एमपी तो ज़्यादा हैं, 4 से ज़्यादा हैं, लेकिन वो अगर बात करते हैं तो जो मतलब कह सकते हैं ना अधिक राज्यों में, यानी 4 से अधिक राज्यों में जो है उसके जो मत है ना, उनको जो वोटिंग हुई है उसमें जो है उसको 6% मत नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जो है वो राष्ट्रीय स्तर का भी पार्टी नहीं है, तो वो राज्य स्तर की है ना। इस तरह से इसके साथ साथ दूसरा क्या है, दूसरी शर्त क्या है, एक शर्त तो ये हो गया है ना। तो अगर दूसरी शर्त क्या है, उक्त दल ने लोकसभा चुनाव में संपूर्ण लोकसभा सदस्यों का 2% यानी 11 सीटें प्राप्त कर ली हों और जो कि 3 अलग अलग राज्यों से चुनी गई हों। यानी कहने वाला देखिए ये है कि 11 सीटें भी अगर मान के चलिए उसने 11 सीटें जीत ली हैं,
या 2% जो है उसने मतदान प्राप्त कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 11 सीटें जो है वो 3 अलग अलग राज्यों से चुनी गई हों, तब भी जो है वो क्या कर सकती है, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का जो है उसको दर्जा प्राप्त हो सकता है। इसके बाद और क्या है तीसरी शर्त, यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में चार राज्यों में इस राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त कर चुका हो, यानी कम से कम अगर मान के चलिए कुछ ऐसा मतलब कह सकते हैं कोई पार्टी है जिसके जो है 4 राज्यों में राज्य स्तर का दर्जा अगर प्राप्त हो चुका है, तब भी जो है उसे क्या मिल जाएगी, राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिल जाएगा। जैसे आम आदमी पार्टी को मिला हुआ है ना, तो उसे जो है अगर बात करते हैं उसके सांसद, तो अगर मान के चलिए सांसद तो कम ही है लोकसभा में, तो लेकिन जो है मान के चलिए तो वहाँ पर स्थिति क्या है, वहाँ पर राज्य स्तर का जो है उसका दर्जा 4 राज्यों में मिल चुका है, तो इसलिए जो है वहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो है राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। जैसे हमने देखा था दिल्ली में है ना, गुजरात में भी मिल चुका था, है ना, पंजाब में पहले से ही है, तो इस तरह से जो है वहाँ पर इस तरह से जो है वो कह सकते हैं वो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में वो मतलब अपना स्थान प्राप्त कर चुकी है। अब बात करेंगे, देखिए कौन कौन सी पार्टियां हैं जिसको जो है राष्ट्रीय जो स्तर का दर्जा प्राप्त है उसमें देखेंगे। तो इसके अगर हम देखें तो कौन कौन सी हैं, ऐसे हम बात कर लेंगे 6 पार्टियां यहाँ पर देख लेते हैं, है ना, ये अच्छा फोटो भी है। तो देश में सिर्फ कितनी अब 6 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, जिसमें अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी जो है 2023 में जो है इसको हाल ही में क्या हुआ है, राष्ट्रीय राजनीतिक जो पार्टी उसको दर्जा मिला है। उसके पहले जो है नेशनल पीपल्स पार्टी, यानी जो स्पेशली जो है मतलब इसका जो किताब का निशान है ये नॉर्थ ईस्ट यानी मेघालय और जो मिजोरम वगैरह में इसमें और मणिपुर में इस तरह से ये पार्टी अब बनी हुई है, तो इसे हम कहते हैं NPP। तो ये जो अभी कह सकते हैं जो कुणाल संगमा जी इसके जो हैं अध्यक्ष भी रहे हैं, तो ये है ना। और फिलहाल कुणाल संगमा जो हैं कहाँ है, मेघालय के CM है ना, तो ये है। तो NPP जो है क्या है, ये भी एक राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। इसके अगर बात करें तो इसकी जो है स्थापना की बात करें 2013 में हुई है, इसकी स्थापना करें आम आदमी की तो 2012 में हुई है। अब हम बात करते हैं, देखिए तीसरी पार्टी क्या है, वह है BJP। तो इसकी जो स्थापना की बात करते हैं तो 1980 में हुई है ना, तो 1980 में हुई है, और इसका जो है राष्ट्रीय स्तर का जो है दर्जा प्राप्त है इसको भी। बहुजन समाज पार्टी को भी जो है राज्य मतलब राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त है, और इसकी जो स्थापना की बात करते हैं तो 1984 में हुई है। इसकी बात करते हैं INC की, तो INC जो आप जानते हैं जो कांग्रेस पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो जो उसको भी जो है मतलब राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त है ही पहले से ही, है ना। इसके अतिरिक्त जो है अगर बात करते हैं एक पार्टी और है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सवादी, उसको भी जो है क्या है राष्ट्रीय राजनीतिक जो है दर्जा प्राप्त है। तो इस प्रकार से जो है 6 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं। अगर हम इसके बात करते हैं तो ये हमने देख ही लिया है। इसमें अगर लाभ की बात करें, लाभ देखते हैं क्या होता है। सभी राज्यों में समान पार्टी चिन्ह होते हैं, है ना। जब इसको जो है किसी भी मतलब पार्टी का जब राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा प्राप्त हो जाता है तो जितने भी राज्यों में वो इलेक्शन लड़ेगी सबको जो है एक ही निशान दिया जाएगा। और दूसरी क्या है, सार्वजनिक प्रसारकों पर चुनाव के दौरान निःशुल्क प्रसारण का समय होता है, और नई दिल्ली में पार्टी कार्यालय के लिए भी जगह दी जाती है। तो ये हमने देख लिया है कौन कौन सी पार्टियां हैं, इनके क्या क्या निशान है, ये सब हमने देख लिया है ना, तो ये है। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे, देखिए पद्म पुरस्कारों की, पद्म अवार्ड जो दिए जाते हैं उनकी। तो जैसे कि हम जानते हैं जो है प्रतिवर्ष जो है पद्म अवार्ड्स जो है प्रदान किए जाते हैं। तो मतलब जब 26 जनवरी 2026 को जो है गणतंत्र दिवस के मौके पर जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म पुरस्कारों का जो वितरण किया था, इस बारे में चर्चा में रहा था। अगर बात करते हैं, देखिए इनकी इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जो पद्म पुरस्कार है ना, वो देश के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। जैसे कि हम जानते हैं सबसे बड़ा जो सम्मान की बात करते हैं तो वो कौन सा है, भारत रत्न है। तो इसी तरह से जब हम बात करते हैं और भी जो है सर्वोच्च सम्मानों में, जैसे वीरता सम्मान है और पद्म पुरस्कार हैं, तो ये भी जो है सर्वोच्च सम्मान माने जाते हैं। तो इसी तरीके से जो है इनमें से ये हमारा सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। तो यह पुरस्कार विभिन्न गतिविधियों जैसे कि कला क्षेत्र में, संस्कृति क्षेत्र में, सार्वजनिक मामलों में, शिक्षा, पर्यावरण आदि के जो है उत्कृष्ट मामलों को जो है कार्यों को ध्यान में रखते हुए इनको प्रदान किया जाता है। इनकी अगर स्थापना की बात करते हैं तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है 1954 में की गई थी इसकी स्थापना, है ना। इनके अगर वितरण की बात करते हैं तो देखिएगा कब किए जाते हैं इनका वितरण, गणतंत्र दिवस पर यानी रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी को जो है इनका वितरण किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, है ना। इसकी अधिसूचना की बात करते हैं तो कौन करता है, गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है। और इसमें जो है पद्म पुरस्कार की कोई पदवी नहीं है, ध्यान रखिएगा, यह क्या है, एक सम्मान है। अगर हम बात करें पद्म पुरस्कारों को 3 वर्गों में बांटा गया है, कौन से, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और तीसरा हमारा पद्म श्री। तो ये 3 हैं और इनकी बात करते हैं हम तीनों की, तो पद्म श्री आ गया आपका, है ना। तो ये पद्मश्री है। तो तीनों हैं। अब तीनों में जो है किस किस को दिया जाता है इसको देख लेते हैं एक बार। अगर हम बात करें यहाँ पर जो पद्म विभूषण है ना, तो ये शीर्ष सम्मान होता है किसका, ये जो हमारे पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा सम्मान कौन सा आता है, पद्म विभूषण। ये जो है असाधारण और विशिष्ट सेवा,
है ना, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए जो है प्रदान किया जाता है। दूसरा का अगर हम बात कर रहे हैं पद्म भूषण की, तो जो है ये उच्च स्तरीय और विशिष्ट सेवा, ये क्या है, देखिए असाधारण और ये उच्च स्तरीय सेवा है ना, लेकिन यहाँ पर विशिष्ट सेवा साथ में रहती है। तीसरे की अगर बात करें तो यह केवल विशिष्ट सेवा हेतु प्रदान किया जाता है। तो इस तरह से जो है ये प्रदान किए जाते हैं पद्म पुरस्कार। अगर हम बात करें हाल ही में जो 26 जनवरी 2026 को जो प्रदान किए गए उनकी बात करें तो कौन कौन से व्यक्तियों को दिए गए, एक बार देख लेते हैं उनको। तो देखिएगा पद्म विभूषण की बात करें तो 5 व्यक्तियों को दिए गए हैं, है ना, कितने व्यक्तियों को, 5 व्यक्तियों को। तो इनमें कौन कौन से हैं, देखिएगा 5 व्यक्तियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखते हैं धर्मेंद्र जी हैं जो कि मरणोपरांत उनको दिया गया था कला के क्षेत्र में। एक हैं आपके केटी थॉमस जो कि लोक कार्य के लिए, पब्लिक जो मतलब कह सकते हैं वर्क है उनके लिए दिया गया। एन राजम, ये भी कला के लिए दिया गया इनको। और पी नारायण जो है साहित्य और शिक्षा के लिए दिया गया। और बी एस अच्युतानंद जो है इनको दिया गया मरणोपरांत, और ये भी जो है लोक कार्य के लिए दिया गया। तो ध्यान रखिएगा ये सब लगभग जो है लोक कार्य के लिए हैं, और तीन जो है लोक कार्य के लिए हैं, और 2 जो है वो कला कार्य के लिए हैं। कला में कौन कौन है, धर्मेंद्र और एन राजम, तो ये हैं। इसकी बात करें अगर हम पद्म विभूषण की तो 13 व्यक्तियों को दिया गया है। इसमें अगर कौन कौन से हैं 13 व्यक्ति देख लेते हैं एक बार। अलका याग्निक जी हैं, है ना, ममूटी कला का, ये भी कला में दिया गया है ममूटी जी को। भगत सिंह कोश्यारी, ये लोक कार्य में दिया गया। उदय कोटक व्यापार और उद्योग क्षेत्र में दिया गया। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में अगर बात करते हैं पीयूष पांडे जी हैं, ये भी है इनको कला के क्षेत्र में प्रदान किया गया है ना। अगर हम बात करते हैं आगे बढ़ के तो पद्मश्री की बात करें तो 113 व्यक्तियों को दिया गया है। और इनमें अगर मुख्य रूप से बात करें तो कौन कौन से देखिएगा, रोहित शर्मा हैं, हरमनप्रीत कौर हैं जो खेल से संबंधित हैं, जानते हैं आप, रोहित शर्मा को भी जानते हैं, आर माधवन को जानते हैं, है ना। तो आर माधवन को हैं, ये भी आपके ये कला के क्षेत्र से हैं, यानी कि ये मतलब हीरो हैं, एक्टर हैं। और प्रसेनजीत चटर्जी ये कला के क्षेत्र में जो है इनको प्रदान किया गया है। इस तरह से जो है ये पद्म पुरस्कारों की जो मतलब सूची है हमने यहाँ पर देखी। और अगर हम बात करें तो देखिएगा 5 जो हैं वो क्या हैं, पद्म विभूषण हैं, 13 क्या हैं वो पद्म भूषण हैं, और 113 क्या हैं, पद्मश्री हैं, है ना। अगर हम बात करें देखिए महिला पुरस्कार विजेता की, इसमें तो 19 जो है इसमें महिला जो है इसमें दिए गए हैं। देखिएगा इसका जो अगर बात करें यहाँ पर देखिएगा एक प्रकार से लोग मतलब जो सिंबल होते हैं वो देख लीजिए। हालांकि ये देखने की मतलब एक बार ऐसे ही देख लीजिए, कोई एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर अगले चैप्टर, मतलब अगला जो टॉपिक है उसकी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। जैसा कि हम जानते हैं कि जो 25 जनवरी को प्रतिवर्ष जो है क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में जो है ये चर्चा में रहा। देखते हैं इसको एक बार क्या है। 25 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया गया, और मेरा भारत मेरा वोट नामक जो है थीम के साथ जो है ये किया गया था। और इसकी टैगलाइन क्या है, भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक है ना। इसकी टैगलाइन क्या है, भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक। क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये भी हम जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी, है ना। तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी कब, 25 जनवरी 1950 को। तो इसकी जो है स्मृति में चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है प्रति वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है ना। तो ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हमारे देश में जो है 25 जनवरी 1950 को जो है भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। इसकी स्मृति में मतदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मतलब मनाया जाता है ना। इसके अगर बात करते हैं क्या क्या प्रावधान है कानूनी रूप से, अगर हम देखें तो देखिए मतदान का अधिकार जो है एक कानूनी अधिकार है। ध्यान रखिए क्या है, मौलिक अधिकार नहीं है, क्या है ये कानूनी अधिकार है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 326 में किया गया है, अतः यह संवैधानिक अधिकार भी है। तो कह सकते हैं ये संवैधानिक अधिकार है, इसका मतलब यह संविधान में अधिकार दिया गया है और ये कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसके तहत मतदान के अधिकार की गारंटी दी गई है। और संविधान के आरंभ में अगर बात करें तो मताधिकार की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी, है ना, जिसको जो है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा जो है 326 में संशोधन करके मतदान की आयु कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। यानी हम जब वर्तमान में अभी डालते हैं तो 18 वर्ष की आयु के बाद जो है हम वोट करते हैं। तो अभी अगर हम पहले करते हैं तो पहले जो है उसकी आयु थी 21 वर्ष, है ना। जो 61वें संविधान संशोधन 1988 को जो है इसको क्या करके खड़ा करके 18 वर्ष किया गया था, है ना। अगर हम बात करते हैं इसमें जो है वर्तमान में एक मतदाता पंजीकरण हेतु क्या क्या योग्यताएं होती हैं, यानी कोई वोटर जो है कैसे बन सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहली जो योग्यता है वो है भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी है कि वो उसके जो है 18 वर्ष की आयु जो है उसने पूरी कर ली हो। और तीसरी है कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में वो कम से कम 180 दिन रहा हो,
है ना। तो ये है। इसके अगर हम बात करते हैं, देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये इसका सिंबल है, मतलब देख लीजिए इस तरह से सिंबल होता है ना ये। और 25 जनवरी 2026 को ये मनाया गया। तो ये हमारा इस प्रकार से, और इसकी जो है माई भारत माई बोर्ड जो है इसका जो है क्या रही है, थीम रही है। आगे बात करेंगे हम भारतीय फसल उत्सव की, जो कि 14 जनवरी 2026 को संपूर्ण भारत में मकर संक्रांति का पर्व जो है भिन्न भिन्न नामों से मनाया गया है, उसके बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि जो है 14 जनवरी जो हमारी मकर संक्रांति होती है, अलग अलग नामों से जानी जाती है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। आइए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं भारतीय फसल उत्सव जो है भारत में फसल कटाई के मौसम के अंत को विभिन्न त्योहारों के माध्यम से मनाया जाता है, जो कि ऋतु परिवर्तन और नई फसल के आगमन का प्रतीक होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में ये त्यौहार भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, जैसे मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी आदि, है ना। तो इनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। मकर संक्रांति, पोहड़ी वगैरह ये सब, मतलब पोंगल वगैरह क्या क्या है। अगर मकर संक्रांति की बात करें तो देखिएगा, सूर्य मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक होता है। मकर संक्रांति भारत के अधिकांश राज्यों यानी क्षेत्रों में जानी जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र, बिहार और उड़ीसा में, है ना। तो इसको मकर संक्रांति कहते हैं। अगर वही बात करें लोहड़ी, तो इसको जो है वहाँ पर क्या कहते हैं, लोहड़ी कहते हैं। पंजाब में मनाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, लोहड़ी कहते हैं, जो कि पुराने जो कपड़े उपड़े होते हैं उनको जला करके क्या कहते हैं, समाप्त करने और नई फसल जो है उसका जो है कह सकते हैं फसल का स्वागत करने का प्रतीक होता है ना। तो इस तरह से होता है। पोंगल क्या होता है, देखिए पोंगल हमारा तमिलनाडु में मनाया जाता है, जिसके तहत जो है पारंपरिक कोलम यानी चावल आटे से बनी रंगोली होती है, जिससे जो है घरों को सजाया जाता है और नई फसल से बने पोंगल नामक जो है व्यंजन को तैयार करते हैं, जो कि समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो ये पोंगल के बारे में है। मकर बिलक्कू, अब ये मकर बिलक्कू जो है केरल में मनाया जाता है ना, जिसके अवसर पर क्या होता है, साबरीमाला मंदिर पर जो है भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है ना। तो देखिए जैसे कि हम जानते हैं सबरीमाला जो मंदिर है वो चर्चा का विषय बना ही रहता है, वहाँ पर महिलाओं के जो प्रवेश की बात हमेशा जो है चर्चा में विषय बना रहता है ना। तो ये है। माघ बिहू की बात करें तो माघ बिहू देखिए बात करते हैं असम में मनाया जाता है। अगर बात करें बिहू की, तो बिहू जो है फसल कहाँ, मतलब त्यौहार कहाँ का है, असम का है, तो असम में मनाता है, जो कि फसल कटाई के त्यौहार के साथ साथ असमिया नव वर्ष का भी प्रारंभ का भी प्रतीक माना जाता है। खिचड़ी की बात करें तो खिचड़ी पर क्या होता है, देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश, अंशतः बिहार और झारखंड में जो है इसको खिचड़ी जो है त्यौहार के नाम से जाना जाता है, और शीत ऋतु की समाप्ति और नए मौसम को जो है ये प्रारंभ प्रतीक माना जाता है ना। तो इस तरह से ये है। अगर हम बात करें पूरे भारत में देखिएगा तो कौन कौन से कहाँ कहाँ क्या है इसको देखेंगे, इम्पोर्टेंट ऊपर से देख लेते हैं एक बार। तो देखिएगा ये हिमाचल प्रदेश का जो त्यौहार है माघ साजी, है ना। इसकी अगर हम बात करें तो क्या है ये है माघ साजी, है ना, ये ठीक है ना। अगर हम बात करें देखिए शिशुर जो संक्रांत लोहड़ी होती है, आप देख रहे हैं यहाँ पर पंजाब क्षेत्र में, पंजाब में लोहड़ी होती है ना, जम्मू कश्मीर में भी होती है। उत्तराखंड में अगर बात करें तो देखिए उत्तरायणी घगुतिया दिल्ली संक्रांति दिल्ली में होती है। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी इलाका है उसे हम खिचड़ी कहते हैं। राजस्थान में मकर संक्रांति के नाम से जानी जाती है। गुजरात में उत्तरायण कहते हैं, यहाँ भी जो है मकर संक्रांति का ही होता है एक प्रकार से, है ना। तो ये है। असम में आपने देखा बिहू होता है, माघ बिहू, भोगाली, है ना। सिक्किम में भी जो है माघ संक्रांति के नाम से जाना जाता है। नागालैंड मकर संक्रांति, मणिपुर में तिला संक्रांत और मिजोरम में बिहू, और त्रिपुरा की बात करें तो पूस संक्रांति के नाम से जाना जाता है ना। तो ये कुछ इस तरह से त्यौहार हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। गोवा में देखें तो मकर संक्रांति के नाम से यहाँ पर है, ये गोवा है ना, ये गोवा का है। कर्नाटक में मकर संक्रांति है। केरल में मकर बिलक्कू हमने देख ही लिया। तमिलनाडु में जो है वो होता है हमारा पोंगल। तेलंगाना की बात करें तो मकर संक्रांति और पेटा पडुंगा होते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है ये त्यौहार हैं और यहाँ पर ये मनाए जाते हैं, है ना। तो ये है। तो ये हमने देखा कि जो करंट अफेयर्स की रिवीजन है उसके अंतर्गत जो है हमने यहाँ पर कुछ टॉपिकों की चर्चा की, और ये पहला भाग है। आगे हम जो है इसी को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे जो अगला भाग होगा इसका, है ना। तो इसके जो टॉपिक बचे हुए हैं वो हम क्रम से आगे बढ़ते चले जाएंगे जनवरी के, है ना। उसके बाद में फरवरी की बात करेंगे। तो आज के लिए बस यहीं पर मैं रोकूंगा, और जाने से पहले जो है आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण को जो है सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ जो है इनको वीडियोज़ को जो है वो शेयर भी करते रहें, ताकि जो है इसका फ़ायदा जो है अन्य लोगों तक भी पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।